नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ इस लेक्चर में आप वाक्य शुद्धि का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कारक पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में केस भी कहा जाता है। इसमें आप सीखेंगे जैसे कि सब वाक्य को सार्थक कैसे बनते हैं और उनमें क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, वो भी आप अच्छे से इसमें जानेंगे। इसमें मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी कहीं पर भी, इसलिए इनको नोट्स टाइप से बना लीजिएगा अपने पास, जिससे आपको वो हमेशा याद रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना एक अच्छी सी कोट के साथ में। सक्सेस की खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ये जान लीजिए कि आप जितनी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस तभी मिल पाएगी। जब आप सक्सेसफुल तभी होएंगे जब आपकी अच्छी मेहनत होगी, उस लेवल तक की मेहनत हो जाएगी। देखिए, फिदा हो जाएगी मतलब का इसका ये है कि जब आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उनकी जब तक नहीं लग रही होती तब तक नहीं लग रही होती है, और जब लगती है तो इकट्ठे बहुत सारी जगह पर लग जाती है। उनका सिलेक्शन बहुत सारी जगह पर हो जाता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि उनकी मेहनत उस लेवल तक पहुँच गई होती है कि उनका एकदम सभी चीज़ आसान उनको लगने लगती है, और उनके एग्ज़ाम्स बहुत ही आसानी से निकलने लग जाते हैं। तो और उनको फिर सक्सेस हर तरफ मिलती है। ठीक, तो बस यही तरह से आपको अपनी मेहनत करते जाना है। आप देखेंगे अपने आप से ही आपके एग्ज़ाम सारे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो मेहनत करने में बस मेन मुद्दा यहाँ पर यही है कि आपको मेहनत करने में पीछे नहीं हटना है। चलिए आगे देखेंगे अब हम कारक के बारे में। कारक कारक होते क्या हैं? सबसे पहले कारक का काम क्या है और होते क्या हैं? वाक्य में जो है प्रयुक्त होते शब्द जो भी होते हैं, वो जितने भी शब्द वो आपस में संबंध होता है, सब संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाए रहते हैं। अब असंबंध होने पर क्या होगा? वो सभी वाक्य हमारे निरर्थक लगेंगे। जैसे उनका कोई से मेल जोल नहीं बैठेगा अगर सेंटेंस में, तो फिर वो कैसे लगेंगे? उसमें हमें उसका सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। क्या कहना चाह रहा है कोई भी सेंटेंस, वो भी नहीं समझ में आएगा। तो बस इसी सार्थकता को लाने के लिए हमें कारक का इस्तेमाल करना पड़ता है। कारक में क्या होता है? विभक्तियाँ होती हैं। जो विभक्तियाँ आती हैं वो वही उनसे में संबंध बताती हैं हमारी संज्ञा सर्वनाम का, क्रिया से, विशेषण से। इसी तरह से सभी से हमारा उसमें संबंध बना रहता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये एकदम उसका सही मतलब क्या है और क्या चीज़ ये बताना चाह रही है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लें। एक एक एग्जाम्पल है, रचना शैली देखती है। अब इसका आपको कोई भी मतलब अर्थ समझ में सही से नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, विभक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब देखिए इसका देखिए, रचना शैली को देखती है। ठीक, अब इसमें ये को क्या है? यही कारक चिन्ह है। ठीक, ये इसका इस्तेमाल करने से अब इसका हमें सार्थकता आ गई कि नहीं आ गई? देखिए, रचना शैली को देखती है। अब आपको समझ में आ गया कि आखिर इसमें होना क्या है और क्या बात कही जा रही है। तो बस इसका उद्देश्य क्या होता है, एकदम हमें प्रयोग और क्या है इसका, और उद्देश्य यही है कारक चिन्हों का कि इससे हमें अर्थ की स्पष्टता हो जाती है, अर्थ हमें एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है। बस यही के लिए ही हमें ये कारक चिन्ह इस्तेमाल करना होता है। तो ये बस नहीं है, ये समझ लीजिए, ये तो शब्दों, ये हमारे वाक्य की जान है। नहीं तो फिर हमें सारे वाक्य वो हमें निरर्थक लगने लगेंगे। ठीक, तो अब जानते हैं एक चीज़ के इसके बारे में होता क्या है। चीज़ें एक चीज़ और भी जैसे बता दें आपको, इसमें कारक में लगती हैं ये, जैसे को बताया था, ये इन्हें कहा जाता है विभक्तियाँ। अब इसकी एक पहले विभक्ति आपको बताएंगे। इसको पहले एक इसकी कारक की परिभाषा जो बुक वाली है वो तो हमने आपको ऐसे ही समझा दिया, बुक वाली परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। ठीक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ में, चाहे जिसमें विशेषता जो है वो क्रिया के साथ में होता है, उसे कारक कहा जाता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, राम ने राक्षसों को वाणों से मारा। ठीक, कैसे मारा? वाक्य है आपका, राम ने राक्षसों को वाणों से मारा। इसमें कारक सूचित करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं को, ने, से। यह सब चीज़ें जो हैं हमारी कारक चिन्ह हैं। अब इसके बाद में इसमें लगती क्या है? कारक चिन्ह जो होते हैं विभक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? विभक्तियों के बारे में जानते हैं। विभक्ति क्या है? कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगा होता है उससे विभक्ति कहते हैं। ठीक, प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है तो उस शब्द के बाद में हमेशा ये लगेगा। अब ये प्रत्यय ये कौन कौन से हैं? इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विभक्तियाँ, और इनको परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग, ठीक, परसर्ग भी कहा गया है, हिंदी के एक राइटर के द्वारा इसको परसर्ग भी बोला गया है। अब इसमें कितने प्रकार के होते हैं हमारे कारक? कारक हमारे टोटल 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण,
फिर उसके बाद संप्रदान, अपादान, अपादान, और उसके बाद संबंध, अधिकरण, और लास्ट हमारा संबोधन। ये आपके कारकों के प्रकार हो गए। 8 प्रकार के कारक होते हैं आपके, ठीक। इनको याद रखिएगा। अब इनके बाद में इनके सबके अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिनको जैसे ये कर्ता, ये सब चीज़ें सेंटेंस में आपको नहीं मिलेंगी कि यहाँ कर्ता और कर्म करण कहीं से लिखा मिले, लेकिन आपको ये जो विभक्तियाँ उनके सामने लिखी हुई हैं, ये विभक्तियाँ आपको उसमें लगी हुई मिलेंगी कभी, और कुछ जगहों पर ये लगी हुई नहीं मिलती हैं। तो इनकी वजह से जो यहाँ पे आपको ये दिख जाएंगी, तो वहाँ पता चल जाएगा कि इसमें आखिर कौन सा कारक है, तब पता चल जाएगा। तो इन्हीं से ही पहचान होती है। कुछ जगहों पे ये नहीं भी दिखती हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि किस जगह पर नहीं दिखती हैं। उन चीज़ों को भी ध्यान से आपको बताया जाएगा और एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अब कर्म कारक का क्या होता है, को होता है विभक्ति उसमें लगी मिलेगी। करण कारक के लिए से, द्वारा होगी। संप्रदान कारक के लिए को, के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते, ये सारी चीज़ें संप्रदान कारक के लिए हो जाएंगी। अपादान कारक के लिए से, और संबंध कारक के लिए का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सारी चीज़ें आपकी संबंध कारक के में विभक्ति के रूप में आएंगी। और फिर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में आएगा क्या, में, भीतर, पर, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी किसमें, अधिकरण कारक में। फिर संबोधन कारक के लिए देखते हैं, इसमें हे, हो, अजी, अरे, ए, रे होगा, ठीक। ये चीज़ें इसमें संबोधन कारक में आएंगी। तो इन चीज़ों को याद करना रहेगा आपको। जब याद रहेंगी ये चीज़ें तो आप और आसानी से याद कर इसको बता सकते हैं, ठीक। कितनी विभक्तियाँ होती हैं, 8 विभक्ति होती हैं। इन सारे के कारक चिन्ह आपको याद करने होंगे लगभग। तो अब इसके लिए याद करने के लिए देखिए, ये एक दोहा टाइप से बना हुआ है, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको इस तरह यहाँ पर ही याद हो जाए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, या फिर संप्रदान को, के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में भीतर, पर, और फिर संबोधन हे, हो, अजी, अरे। इस तरह से भी अगर आप 2-4 बार रट के याद कर सकते हैं, तो हम लोग ने तो छोटे पर इसी तरह से ही याद किया था, रटा था। लेकिन अब आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ भी है, एक दोहे टाइप से बना हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण रीति से ज्ञान, संप्रदान को, के लिए, अपादान से मान, का, के, की संबंध है, अधिकरण में मान, रे, हा, हो, हे होना चाहिए, हे, हो, संबोधन मित्र, धर्म, यह ध्यान, ठीक। तो इसमें क्या है, कर्ता में क्या होगा, कर्म, कर्ता में क्या होगा, ने, फिर कर्म कारक होगा तो इसमें होगा को, करण में क्या है, रीति से ज्ञान, ठीक से। फिर उसके बाद संप्रदान में क्या होगा, को, के लिए, अपादान में क्या होगा आपका से, ठीक। फिर उसके बाद का, के, की संबंध में होता है, और अधिकरण में क्या होगा आपका, अधिकरण में, भीतर, ये सब चीज़ें अधिकरण आदि में मान, ठीक। में, भीतर, पर, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद संबोधन में रे, हो, और अजी, अरे, ए, ये सारी चीज़ें आपकी संबोधन में आती हैं। इससे कोई मतलब नहीं, धरू या ध्यान याद करने के लिए कहा गया है, ठीक। तो इस तरह से भी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे जानेंगे, अपना शुरू करते हैं हम इसके एक एक टाइप के बारे में आपको बताना। जैसे कर्ता कारक के बारे में जानेंगे। कर्ता कारक में विभक्ति आपको बता दी हमने कौन कौन सी यूज़ होती है, ने यूज़ होती है। और विभक्ति इसमें कभी कभी क्या होगा, नहीं भी इस्तेमाल होगी। कुछ जगहों पर विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा। वाक्य में क्रिया के करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता। कर्ता आखिर कहते किसको हैं, जो क्रिया कर रहा होता है उसको कर्ता कहा जाता है। इसमें ने विभक्ति लगती है, जो कि कभी लगती है कभी नहीं भी लगती है। ऐसा नहीं है कि हर एक कर्ता कारक में आपको ने विभक्ति मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। कुछ जगहों पर ने विभक्ति आपको नहीं मिलेगी। अभी इन सारी चीज़ के बारे में हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे आगे क्या क्या होता है, ठीक। विभक्ति ने, अब क्रिया करने वाला कभी अचेतन नहीं हो सकता। एक चीज़ याद रखिएगा, जो क्रिया कर रहा है कोई भी, तो वह अचेतन नहीं होगा, मतलब कि वह सजीव होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब और एक चीज़, विभक्ति, ने विभक्ति का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, मेनली ने विभक्ति का इस्तेमाल आपका होता है भूतकाल में। भूतकाल में होगा, और दूसरी जगह पर ने विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल से आप जानते हैं, देखिए क्या है। एक ने विभक्ति का इस्तेमाल देखिए होगा, अंशु ने भोजन किया, ये भूतकाल है आपका, भोजन किया, ये भूतकाल है। देखिए इसमें ने का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब लेकिन अभी देखिए आगे दूसरा एक क्या है, तृप्ति कविता की रचना कर रही है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में आ गया। ये आपका वर्तमान काल में हुआ। अगर मान लीजिए ये लिख देते हैं, एक और दूसरी लिखते हैं, चलिए, तनु गाना गा रही है,
अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका कर्ता कारक है, लेकिन देखिए ने विभक्ति का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। तो अब ने विभक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया तो आप ये नहीं कह देंगे कि इसमें विभक्ति ने नहीं होने के कारण इसमें कर्ता कारक नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इसमें भी कर्ता ही कारक है, ठीक। लेकिन इसमें विभक्ति ने का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए आपको बताया हमने कि कभी कभी ने विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, ठीक। तो अब इस चीज़ से आपको ध्यान में आ गया होगा कि हाँ, ये नहीं, आप कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि हाँ हर जगह नहीं विभक्ति ही यानी है, नहीं होता है ऐसा। अब एक चीज़ अब देखिए इसमें आगे, कभी कभी इसमें क्या होता है, को विभक्ति का भी प्रयोग होता है, उस जगह भी आपका कर्ता कारक ही होगा। कौन कौन सी, अब जैसे देखिए माता जी, माता जी को खाना बनाना है, खाना बनाना है, ठीक। तो अब इसमें क्या हो गया, देखिए को का इस्तेमाल हुआ है इसमें, और ये भी कर्ता कारक है, इसमें भी कर्ता कारक है कि अब बताया आपको कभी कभी इसमें को विभक्ति का भी इस्तेमाल किया जाता है। माता जी को खाना बनाना है, इस एग्जाम्पल में भी आपका कर्ता कारक है, इस तरह से होगा। और कुछ एग्जाम्पल आते हैं आपके जिसमें भाववाचक भी होते हैं, वो क्या होगा, भाववाच्य होंगे, उनमें विभक्ति क्या होगी इस्तेमाल, इसमें विभक्ति भी से इस्तेमाल होती है, के द्वारा भाववाच्य में से विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे क्या है, उस से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, ठीक। अब इसमें जो हो रहा है, आप देखिए से विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, कर्ता कारक ही होगा। इसमें आपका ये नहीं सोचिएगा कि इसमें कोई और आ जाएगा, आपका संबो अपादान या फिर अपादान होगा, या फिर इसमें आपका कर्ण कारक होगा, नहीं, इसमें भी आपका कर्ता कारक ही होगा। इस तरह से ये चीज़ें हो गई। फिर आगे देखते हैं, देखिए जब किसी वाक्य में क्रिया आकर्मक हो तो जो है विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ पर क्रिया आकर्मक होगी उस जगह पर आपका विभक्तियों का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि राम बैठा। अब एक चीज़, हाँ, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया का क्या मतलब होता है, ये चीज़ आपको नहीं पता होगी शायद, लगता है अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। देखिए सकर्मक क्रिया जिसका असर, जिस काम का असर, क्रिया का असर आपको अगर कर्म के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा तो उस जगह पर मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा तो वो आपकी सकर्मक क्रिया हुई। जिसका असर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना उसमें होगा, उसका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब कर्म के ऊपर असर नहीं होगा तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। देखिए जैसे यहाँ राम बैठा, राम बैठा तो मतलब इसमें क्या है, क्रिया, अकर्मक क्रिया है। क्यों, बैठा मतलब ये क्रिया हो गई, लेकिन इसका असर किसी और चीज़ के ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर नहीं पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है, राम ही के ऊपर पड़ रहा है, तो यह जो है आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ये सभी जो है कर्ता कारक के रूप में जाने जाएंगे। तो राम बैठा। इसके बाद में एक चीज़ आपको बता देते हैं, जैसे अब देखिए अकर्मक क्रिया बता दी। अब अकर्मक क्रिया में ही थूकना, खांसना और छींकना भी आता है, लेकिन जब आपका किसी सेंटेंस में अगर थूकना आ गया, थूकना, खांसना और छींकना, ये सब आ गए अगर किसी सेंटेंस में आपके, तो इन क्रियाओं में ने विभक्ति का प्रयोग होता है, इन क्रिया में आपका ने विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है नियम, ये सब नियम आपको हम बता रहे हैं। अब इसके बाद में अगला नियम क्या कहता है, इसी में कर्ता कारक का, कि वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान काल की क्रिया के साथ में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था, तनु गाना गा रही है, वही आपका इसमें एग्जाम्पल है ये, ठीक। तनु गाना गा रही है, ये क्या हुआ, वर्तमान काल हो गया, तो फिर ये वर्तमान काल में आपका ने विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी इतना डीपली पढ़ने में, तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप चाहे लूसेंट उठा के देखेंगे या कोई भी और किताब उठा के देखेंगे उसमें फिर नहीं मिलेंगी आपको, तो आपको लगेगा अरे ये तो अलग इन्होंने कहाँ से बता दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। उसमें तो आपको सिर्फ इतनी ही डिफिनीशन मिल जाएगी कि हाँ वाक्य में क्रिया में जहाँ पर कर्ता कारक होगा वहाँ पर ने विभक्ति जहाँ लगी होगी वो हो जाएगा, बाकी चीज़ डिटेल आपको नहीं मिलेगी, तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा अपने पास में। तो क्या है वर्तमान वाले में, इसमें देखिए जैसे आपको मैंने बता दिया तनु गाना गा रही है, फिर हो गया राम सीता खेल रही है, राम नहीं करिए, चलिए राम बार बार आ रहा है इसलिए, ठीक। सीता खेल रही है, ये भी आपका वर्तमान काल हो गया। इसमें देखिए कहीं पर भी आपका ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसमें हैं क्या, सब कर्ता कारक हैं। फिर अगला बढ़ते हैं, हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रियाओं में भी ने विभक्ति का प्रयोग, ये सब अगला नियम है। पूर्वकालिक क्रियाओं में
यहाँ पूर्व होगा। पूर्वकालिक क्रियाओं में भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। पूर्वकालिक क्रियाओं में क्या होता है, आपको कर लिखा मिलेगा, जहाँ पर कर कर लिख के मिलेगा आपको, उस जगह वो सारी वो पूर्वकालिक क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे राम पढ़कर सोया, ठीक। अब इसमें कर आया, इस तरह से हो गया। या फिर आप इसमें और एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, आपका अपना ही नाम लिख लेते हैं, आशुतोष दौड़कर आया, ये हो गया आपका, ठीक। तो इसमें क्या है, कर इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। जहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी वहाँ पर आपका ने विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक। अब इसमें जब त्रुटि वाला भी आएगा तो उसमें पता चला आपको, राम ने पढ़कर सोया है, इस तरह से करके कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती की लगा देंगे और आपसे पूछेंगे कि हाँ इसको सही करिए। तो इसमें जो है आपका ये क्या होगा, कोई भी विभक्ति इसमें पूर्वकालिक क्रियाओं में इसमें कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका कर्ता कारक, ठीक। आता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में अब हम जानेंगे। कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो हमारी को होती है, कर्म कारक की विभक्ति हमारी को होती है मेन। फिर उसके बाद इसको देखते हैं, जानते हैं क्या होता है। कर्म कारक में संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है, मतलब कि जो क्रिया होती है उसका जो असर पड़ता है, असर पड़ना होता है, गिरना मतलब कि उसका असर जिस पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, उस को जो है कहा जाएगा कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को शब्द के साथ कभी रहती है और कभी नहीं रहती है। मतलब इसमें भी वही होगा कि को कभी आपको लगा हुआ साथ में मिलेगा और कभी को लगा हुआ नहीं मिलेगा, तो दोनों चीज़ें होंगी। इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि सीमा ने तनिषा को पीटा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको को मिल रहा है, ठीक। सीमा ने तनिषा को, ये को मिल रहा है, तो इसमें कौन सी आपका कारक हो गया, कर्म कारक हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। विनय पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, पढ़ रहा है, तो इसमें देखिए कहीं पर भी को नहीं आया आपका, लेकिन इसमें भी आपका इस जगह पर आपका कौन सा कारक है, कर्म कारक है। अब इसमें देखिए, कर्ता को पहचानना किससे, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करेंगे, ये जान लीजिए। कर्ता की पहचान के लिए आपको क्या करना होता है, क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करेंगे। अगर क्रिया के साथ में, जैसे कि क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ने के लिए आप अगर कौन का प्रश्न करेंगे कि कौन पढ़ रहा है, तब जो आपका आंसर आएगा कौन पढ़ रहा है, तो फिर जो आपका आंसर आएगा कौन पढ़ रहा है, विनय पढ़ रहा है, तो विनय जो है ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद में कर्म की पहचान के लिए क्या करना होगा आपको, कर्म की पहचान के लिए आपको क्या रहेगा, क्या अथवा किसको, ये दो क्वेश्चन अगर आप उठाते हैं तो फिर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, मतलब कि कर्म आपको पता चलेगा। तो अब जैसे इसमें क्या है, क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। जब क्या का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। या किसको, यहाँ वाले में क्वेश्चन लगाइए, किसको के लिए, किसको पीटा, तनिषा को पीटा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म, ऑब्जेक्ट कौन है, तनिषा हो गई। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक हो गई। ये इस तरह से आप सरलता से कर्ता को और कर्म को पहचान सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में सजीव संज्ञा हो तो उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। को विभक्ति, जब यहाँ देखिए सजीव है, सीमा और तनिषा जो है सजीव संज्ञा है, तो इस जगह पर आपको को का प्रयोग होगा। लेकिन अब जैसे कि कहीं पर निर्जीव संज्ञा ऑब्जेक्ट है आपका पुस्तक, यहाँ पर को का प्रयोग जरूरी नहीं है हो, ठीक। अब इसके बाद में इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, सजीव संज्ञा का। राम ने, अब इससे पहले भी बताया था आपको, रावण को मारा, ठीक। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, रावण को, ये आपका हो गया सजीव संज्ञा दोनों, और इस जगह पर आपका हो गया कर्म कारक, ये हो गया इस तरह से। फिर उसके बाद में आगे, क्रिया की अनिवार्यता होने पर कर्ता में को विभक्ति का प्रयोग होगा। जब क्रिया की अनिवार्यता होगी, मतलब कि जरूरी करना होगा कोई काम, मतलब कि क्रिया को बताया जाएगा कि इसे आपको करना जरूरी है, एकदम है, क्या है, जैसे मान लीजिए अपना ही नाम लिख लेते हैं, आशुतोष को शीघ्र कार्य पूरा करना होगा। अब देखिए ये क्या है, इसमें अनिवार्यता बता दी गई। जब ये अनिवार्यता बता दी गई तो इसमें क्या होगा, को विभक्ति आपको इस्तेमाल हो जाएगी, इसमें ज़रूर लगेगी, ठीक। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे, प्राकृतिक क्रियाओं का बोध कराने के लिए कर्ता के साथ को का प्रयोग किया जाता है। जब जहाँ पर आपको प्राकृतिक क्रियाएँ होंगी, जैसे हम लोगों के साथ में होती है हिचकी आना,
ठीक। उल्टी, ये सब जो है हमारी प्राकृतिक क्रियाएं हो गई। तो फिर इनको भी आपको क्या होगा, आप कहेंगे भूख लगना, ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं। तो इन सब की जगह पर भी आपको उस जगह पर को शब्द का इस्तेमाल होगा विभक्ति का। अब इसमें एक लगा लेते हैं कि राम को भूख लग रही है, भूख लग रही है, लग रही है। देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें इस जगह पर आपका कर्म कारक हो गया। फिर उसके बाद में आप देखिए कुछ शब्दों के साथ में आपको को नहीं लगा मिलेगा, उस जगह पर आपका से का प्रयोग होगा, लेकिन होगा वहाँ पर क्या, कर्म कारक होगा। जहाँ पर जैसे ये खोदना, पूछना, जीतना, चुराना, चुराना, दंड दे देना, ऐसे शब्दों के साथ कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति से प्रयोग होती है, से शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, ठीक, जैसे कि ये सारे के साथ में आपको से का शब्द का प्रयोग होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला देखेंगे। अगला है कि कालवाचक, मार्गवाचक शब्दों के साथ में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको कालवाचक शब्द मिल जाते हैं कहीं पर, या फिर मार्गवाचक मिल जाते हैं, ये शब्द आपको मिल जाते हैं, तो उस जगह पर भी से विभक्ति होगी और उसके साथ में आपका कर्म कारक होगा। जैसे कि देखिए दीपक 5 महीने से पढ़ रहा है, 5 महीने से पढ़ रहा है, ये हो गया। अब इसमें यहाँ पर आपका क्या है, देखिए ये क्या है, कालवाचक के टाइम बता रहा है, कालवाचक के साथ में से लगा, इस जगह आपका होगा कर्म कारक हो जाएगा। मार्गवाचक में भी इसी तरह, वह इस दिशा की ओर जा रहा है, इस दिशा से जा रहा है, तो इस तरह से होगा, तो उस जगह पर भी आपका कर्म कारक हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, आगे आता है आपका करण कारक, जिसको हम जो है अगले वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका पूरा बचे हुए जितने भी हैं करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, ये सारे को आपको मैं उसमें बता दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद में सारे कारक कंप्लीट हो जाएंगे। आपके कुछ क्वेश्चन भी उसमें मैं आपके वाक्य शुद्धि के उसमें करवा दूंगा, जिसमें आपके ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिसमें आपको एकदम बढ़िया से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो भी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ एकदम ऑथेंटिक बताता हूँ, और आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज देता हूँ जो आपको कहीं पर बुक में मिलने आसानी से मिलनी, आपको बड़ी ही दिक्कत होगी, आपको कई बुक छाननी पड़ेंगी सारी चीज़ें, और मैं इसमें आपको एक ही वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।